किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता, किसी को साइंस अच्छी नहीं लगती, कहीं इतिहास में दिमाग नहीं चलता, कहीं राजनीति भारी पड़ती है। बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ाई शुरू से ही बोझ बन जाती है। अब हम बनाएंगे पढ़ाई को आसान, अब हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, अब हम आएंगे आपके गांव में, हम छठी से ही अच्छा बेस बनाना शुरू करेंगे। आपके गांव में ही आपके बच्चों को छठी से 12वीं तक इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि पढ़ाई आसान दिखेगी, पूरे नंबर आएंगे और सरकारी नौकरी तो कम से कम लग जाएंगे। अच्छी शिक्षा ही सफल जीवन का आधार है। बिना समय गवाए अपने बच्चों को आईसीएस के साथ जोड़िए। 12वीं पास कर चुका है तो नौकरी की तैयारी के लिए, और 12वीं से नीचे है तो स्कूली शिक्षा के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में और आज यहां पे किसानों का मेला आयोजित किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि पिछले 3 साल से गुलाबी सुंडी है वो इस क्षेत्र में जो है फैलने लगी है, जिसके खतरे को लेकर के जो कृषि वैज्ञानिक है वो किसानों को सलाह दे रहे हैं, उपचार की बातें बता रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के ये कहूँगा कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दिलीप बोंगा। हम इनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पिछले 3 साल से एक तरह से जो सुंडी है उसका प्रकोप हुआ है कुछ गाँव में, तो इसका कारण क्या मानते हैं आप कि पहले नहीं था इस इलाके में और अब जैसे ये बढ़ रहा है? ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुलाबी सुंडी जब से बीटी नर आए थे तो उनमें ऐसी ताकत थी कि ये सुंडियां उसमें हमला नहीं कर सकती, क्योंकि बीटी नरमों में एक ऐसा जहर पैदा होता है कि सुंडी उसको खाते ही मर जाती है। तो 2005-06 में यहाँ बीटी नर आए, उसके बाद से हमारे यहाँ गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, चित्तीदार सुंडी ये नहीं आती थी। लेकिन पिछले अब 3 साल से हमारे उत्तर भारत में गुलाबी सुंडी का हमला बीटी नरमों में दिखाई देने लगा। और जितना इस संस्थान ने शोध किया, जांच पड़ताल करी, उससे ये पता लगा कि बीटी नरमों में गुलाबी सुंडी आने का कारण है कि बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो कपास का बीज मध्य भारत, दक्षिण भारत से लेके आते हैं। उस बीज के साथ जो वहाँ पे गुलाबी सुंडी है जिसमें अवरोधकता आ चुकी है, वो सुंडी बीटी नरमों को भी नुकसान कर सकती है। वो सुंडियाँ उस बीज के साथ हमारे यहाँ आने लग गई और इनसे जब तितली बनती है तो वो जो ये फैक्ट्रियाँ हैं उनके आसपास जो नरमे लगे होते हैं उनमें जाके फिर वो सुंडियाँ बीटी नरमों को नुकसान करती हैं। यहाँ से ये शुरुआत हुई इसकी। हमने सभी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और सारे राज्य सरकारों को लिखा उस समय कि ये इसका खतरा है और इसका इस तरह से आपने बचाव करना है, नहीं तो यहाँ के नरमे ख़त्म हो जाएंगे। तो उस धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसकी रोकथाम के उपाय और वो सब हम बहुत जागरूकता कर रहे हैं। मिल वालों की भी बहुत मीटिंगें यहाँ करी, जिनिंग फैक्ट्री वालों की मीटिंगें करी, उनको समझा रहे हैं क्या सावधानियाँ लेनी है, उनको भी बता रहे हैं, ताकि धीरे धीरे जो है ये किसी तरह से इसमें जो सावधानी लेके इसका बचाव करें और किसानों का इसमें भला हो सके। और यहाँ भी जो चर्चा कर रहे हैं मेलों में कि गुलाबी सुंडी की रोकथाम कैसे करनी है, किसान भाइयों को फेरोमोन ट्रैप लगा के इसका कैसे पता लगाना है, क्या रोकथाम के उपाय हैं, ये सब कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, किसानों ने कहा कि अगर बीजोपचार कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये जो है समस्या ख़त्म हो सकती है। वो असल में बात ये है कि ये जो बीज में वहाँ से आ रही है, तो जो जिनिंग फैक्ट्री वाले हैं जो बीज लाते हैं वहाँ पे गोडाउन में ही उपचार करना पड़ेगा इनको। उसकी तकनीक तो है, लेकिन वो वहाँ पे ही बंद करके उपचार कर दें तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। वहाँ से बाहर निकल गई तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, फेरोमोन ट्रैप से कितना संभव है? जैसे आपने बताया कि नर जो है सुंडी है वो उसमें आ जाती है तो पता लग जाता है। ये फेरोमोन ट्रैप का सबसे बड़ा काम है मॉनिटरिंग, कि भाई इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे खेत में गुलाबी सुंडी आ गई है। लेकिन ये एक तरह से बचाव का तरीका नहीं है, ये एक अलार्म है कि भाई पता लगाने के लिए। और 1 एकड़ में 2 फेरोमोन ट्रैप की सिफारिश करते हैं। ये सब किसानों को लगाना चाहिए क्योंकि 100-200 रुपये का खर्चा है। इससे ये पता लग जाता है कि गुलाबी सुंडी आ रही है
और अगर 8 नर पतंगे लगातार 3 दिन तक फेरोमोन ट्रैप में आए तो उसका ये आर्थिक कगार है कि किसान भाइयों को अब दवाई का इस्तेमाल करके इसकी रोकथाम करनी है। सब जैसे पिछले साल क्योंकि यहाँ पे जड़ गलन एक रोग आया, जैसे राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ जो इलाका था, चाहे हम फतेहाबाद की बात करें, हिसार की बात करें, झज्जर सोनीपत की बात करें, या इधर जो सिरसा अपना ये जो संगरिया है, यहाँ पे एकाएक जो है 60 मार गया नरमा जिसको कहेंगे, जड़ गलन का जो रोग था। तो ये क्या, ये कहीं जो है बीटी में या नॉन बीटी में कहाँ दिक्कत कहाँ मानते हैं? ये भी पिछले साल आप सच कह रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ था इन इलाकों में। उस पर काफ़ी सर्वे करे, इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी सर्वे करे, और जो भी इसकी जांच पड़ताल से निकला है उसमें ये है कि हमारे जो कुछ इलाके हैं जिसमें कहीं थोड़ी सेम की समस्या है, थोड़ी कहीं नमक की समस्या है, जिसमें हम कहते हैं कि मिट्टी में साल्ट आ गया, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के जो साल्ट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, ये साल्ट से वो आपने देखा होगा मिट्टी पे सफ़ेद सी परत सी बन जाती है। वो समस्या वाली जो भूमियां हैं उनमें ये ज़्यादा इस तरह की समस्या देखी गई, शाट मारने वाली। तो उसमें क्या है कि हमारे जो बीटी नरमे हैं उनकी जड़ पूरी गहरी नीचे नहीं जाती, और उस समय अगस्त के सितंबर के समय में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, पानी की समस्या होती है, थोड़ा जो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो एकदम से नरमे मुरझा जाते हैं सारे, जड़ पूरी बनी नहीं होती। उसकी रोकथाम के लिए अभी से हमें गहरी जुताई करना, गोबर की खाद डालना, फसल चक्कर अपनाना, ऐसे बीटी नरमे लगाना जिनमें ये समस्या कम होगी, वो सब इसकी चर्चा हो रही है। ये सब ध्यान में रखने वाली अभी से बातें हैं ताकि उस समय इस समस्या से बचाव किया जा सके। साथ के साथ जैसे जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका उस समय छिड़काव की ज़रूरत होती है, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है, ताकि कमी ना हो। तो ये सभी एक एक दो दो तीन तीन छोटी छोटी बातों को मिला के ही उनसे हम बच सकते हैं। यहाँ ये जो बीटी का जो इलाका लगातार बढ़ रहा है, इसमें देसी कपास का भी जो किसानों ने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है कि बीटी 6 है जिसमें कुछ अच्छा रिजल्ट मान रहे हैं, तो क्या लगता है किसानों की दिशा बदल सकता है, अच्छी आमदनी किसान ले सकते हैं? कर सकता है। बीटी 6 ये किस्म है जिसमें बीटी है। एक तो फ़ायदा ये है कि इसका बीज किसान खुद बना सकता है। भारत सरकार ने मंजूरी दे दी, पिछले साल गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, NSC हो गई, ये सब इसका बीज बना सकते हैं और बना भी रहे हैं, और प्राइवेट कंपनियां भी इसका बीज बना सकती हैं। ये जो किस्म है इसमें हमने देखा है कि जो थोड़ी कमज़ोर ज़मीनें हैं वो वहाँ बीटी नरमों के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है, पैदावार भी अच्छी है, ये शाट मारने की समस्या भी नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि किसान भाई खुद ही बीज बना लें। यहाँ से अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के लिए बीज मिलता है, मुफ्त बीज मिलता है, वो ले लें, थोड़ा बहुत ही मिलता है लेकिन जितना भी 150 किसानों को मिलता है ले लें, और फिर अपना बीज बनाने के बड़े आसान तरीके हैं किस्मों के, वो अपना बीज बनाएं, तो उसमें उनका खर्चा भी कम होगा और ये आगे की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। और देसी कपास भी लगाने में फ़ायदा है, भाव भी अच्छे मिलते हैं। किसान भाई थोड़ा उससे दूर भागते हैं कि कहीं कहीं गिरने की समस्या होती है, कहीं टिंडा छोटा होता है, लेकिन एक CICR 2 नाम का संकर यहाँ से निकला है जिसके बीज भी किसान भाई खूब बनाते हैं सिरसा के आसपास, और वो 1000-1.25 हज़ार का बीज लगता है एक किले में, और 40 मन 45 मन आम उसकी पैदावार हो जाती है। थोड़ा उसमें बस पता नहीं क्यों किसान हिचकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें भी काफ़ी फ़ायदा उनको हो सकता है। कुछ ना कुछ देसी कपास भी ज़रूर लगानी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिलीप मोंगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि अब कॉटन का सीजन आ रहा है, तो किसान है कॉटन की बिजाई करने से पहले तमाम जानकारियाँ ये समझ लें ताकि गुलाबी सुंडी से बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।